हाय एवरीवन, उपनिषद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑप्शन के क्वेश्चन सीरीज़ के तहत हम आज एक और फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेनली जर्मनी के एकीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन को अगर पढ़े तो ये बताता है कि प्रशा को यह अधिकार था कि वह बलपूर्वक जर्मनी का एकीकरण करे। रक्त और लौह की नीति राष्ट्र के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी थी। समीक्षा करें। हमें इस क्वेश्चन की समीक्षा करनी है, तो मेनली ये क्वेश्चन 4 पार्ट में होगा। पहला पार्ट इसका परिचय का जाएगा। सेकेंड पार्ट जाएगा कि कैसे प्रशा को अधिकार था कि वो बलपूर्वक एकीकरण करे। थर्ड पार्ट हमारा ये बताएगा कि कैसे ब्लड एंड आयरन की नीति नैतिक जिम्मेदारी थी। और इसका फोर्थ पार्ट आ जाएगा निष्कर्ष का। हालांकि क्वेश्चन 225 वर्ड का है, तो आपको ब्रॉड पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। मतलब टॉपिक को छू के निकलने के बजाय आपको टॉपिक की समीक्षा करनी पड़ेगी। तो अगर टॉपिक के परिचय वाले पार्ट को डिस्कस करें तो हम परिचय में ये बता देंगे कि जर्मनी के एकीकरण को प्रशा ने जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किया, प्रशा द्वारा जर्मनी का एकीकरण के तरीके को लेकर हमें मतभेद दिखता है, जिसमें से ही एक मत उसे बलपूर्वक दमन करता स्वरूप एकीकरण करने को आधार प्रदान करने वाला बताता है। जिसके तहत इतिहासकार निम्न तर्क देते हैं। पहला तर्क तो वो देते हैं कि प्रशा समृद्ध था, और हालांकि वह सर्वआयामी तरीके से समृद्ध था, इस कारण वो नेतृत्व करता है, और नेतृत्वकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने मन से किस तरीके से एकीकरण करे। नेतृत्वकर्ता चाहे तो वो उदारवादी तरीके से एकीकरण करे, जो फ्रैंकफर्ट संसद चाहती थी, चाहे नेतृत्वकर्ता चाहे तो वो रक्त और लौह की नीति से करे, जो प्रशा के नेतृत्व में बिस्मार्क करता है, ऑटो वन बिस्मार्क। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आप बता सकते हैं कि हालांकि जो प्रशा की संसद थी वही आगे चलकर जर्मनी की भी संसद बनती है। मतलब जर्मनी के संसद का नेतृत्व जर्मनी के संसद का गठन प्रशा के नेतृत्व में होता है। प्रशा की संसद ही जर्मनी की संसद। इस कारण से भी वह इस अधिकार से परिपूर्ण है कि वह एकीकरण किस तरीके से करना चाहती है। थर्ड पॉइंट आप इस पे ये बता सकते हैं कि हमारा जो फ्रैंकफर्ट संसद जो उदारवादी तरीके से जर्मन एकीकरण की बात करता है। एक सेकंड, उदारवादी तरीके से एकीकरण इसके मत का तो खंडन हो जाता है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट संसद भंग हो जाती है, भंग होना। और हालांकि जो प्रशा होता है वह औद्योगिक रूप से समृद्ध होता है, सैन्य समृद्धता उसकी होती है, सैनिक रूप से वह समृद्ध होता है।
उसकी क्षेत्र अधिक होते हैं। बिस्मार्क जैसा नेतृत्व करता है उसका होता है, जो वहाँ का चांसलर था। इस कारण भी प्रसा को बलपूर्वक एकीकरण करने का अधिकार मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट हम बता सकते हैं कि चूंकि जो प्रसा का राजा था वह साम्राज्यवादी मत से प्रेरित था, वो अब अपना साम्राज्य विस्तार चाहता था। इसी कारण यही साम्राज्य विस्तार का मत बलपूर्वक एकीकरण का बीजदाता बना। यहाँ से भी बलपूर्वक एकीकरण करने का मत उपजता है, बीज दाता बना। ये तो हमारा हो गया, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा ये बताता है कि रक्त और लौह की नीति एक नैतिक जिम्मेदारी कैसी थी। ब्लड एंड आयरन नैतिक कैसे। तो इसके तहत हम निम्न पॉइंट देख सकते हैं। पहला पॉइंट कि हालांकि प्रसा साम्राज्य विस्तार चाहता था और साम्राज्य का विस्तार मित्रता से तो नहीं हो सकता कि आप किसी देश के अगले देश से दोस्त बन गए और वो दोस्त आपके साम्राज्य में शामिल हो गया। आपको साम्राज्य विस्तार के लिए विध्वंस ही चाहिए, जिसके लिए ब्लड एंड आयरन की नीति ही जिम्मेदार है, आवश्यक है। दूसरा है कि अगर कोई राष्ट्र इतना सक्षम है कि वह लड़ सकता है, मतलब वह ब्लड एंड आयरन की जो नीति है उसका इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो वह साम्राज्य विस्तार का जरिया इसी को मानेगा, इसी को अपना जरिया मानेगा। जैसे आप देखो जापान इसी तरीके से साम्राज्य विस्तार कर रहा था। इंग्लैंड के बारे में तो सभी जानते हैं कि इंग्लैंड ने किस प्रकार अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ये हो गया हमारा सेकेंड मत। फिर हम इस मत को खारिज करते हुए बता देंगे कि हालांकि एकीकरण ब्लड एंड आयरन की जगह सौहार्दपूर्ण तरीके से भी हो सकता था। क्योंकि जो प्रसा थी वो जर्मनी का भाग था, जो जर्मेनिया देवी के अंदर आता था। जर्मेनिया देवी जिसकी क्या बोल सकते हैं, लीडर स्वरूप जर्मेनिया देवी को माना जाता था। जैसे भारत में हमारी भारत माता है जर्मेनिया देवी। तो यदि ब्लड एंड आयरन की नीति आप अपनाओगे तो ये विध्वंस जर्मेनिया देवी के पुत्रों को ही निकलेगा, मतलब ये उनकी संतान को ही निकलेगा। आप युद्ध करोगे उस पे लोग मरेंगे, विध्वंस होगा, अवसंरचनात्मक हानि होगी, मौतें होंगी, अवसंरचनात्मक हानि होगी, जो वास्तविक तौर पर जर्मनी की ही तो हानि होगी। फिर आप इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो तो अगर अंदर में ही प्रसा वर्सेस
अन्य राज्यों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये तो बाहरी आक्रांताओं को आप पर आक्रमण करने के लिए सहूलियत ही प्रदान करेगी। वो एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढहाता है। अगर आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट है तो आउटर इन्वेजन इजी हो जाता है। इसके अगर थर्ड पॉइंट को हम ले लें तो हम इसमें कोल एंड आयरन की नीति को भी देख सकते हैं। मतलब कोल एंड आयरन की नीति औद्योगिक वरीयता को दर्शाती है। जिसने भी जर्मनी के एकीकरण में अहम योगदान दिया, क्योंकि अगर जर्मनी पिछड़ा रह जाता तो एकीकरण असंभव था उसका एकीकरण। ये हमारे क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गए। हम निष्कर्ष पर आ जाएंगे। फिर बताएंगे उसमें कि इस कारण प्रशा के अधिकार व दीर्घकालिक प्रभाव को कैसे बिस्मार्क और राजा समझता है, और एकीकरण के लिए कूटनीति का सहायता लेता है। और अगर आपके वर्ड्स पूरे नहीं हुए तो आप कूटनीति का सहायता के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सेडोवा की लड़ाई में वो फ्रांसीसी तटस्थता की बात करता है, मतलब फ्रांस को वो तटस्थ रखता है। सेडान में वो फ्रांस को हराता है, जहां वह ऑस्ट्रिया को तटस्थ रखता है। वो संसद को स्वरूप बदल देता है, जिसे आप हल व हथियार व मित्रता से दर्शा सकते हैं। हल व हथियार में मित्रता। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन। आप इसका मॉडल आंसर भी देख सकते हैं। देखिए, प्रशा के जर्मनी एकीकरण के तरीकों के लेकर मतभेद है। मतलब ये इतिहासकारों के मत का भेद है। एक ग्रुप ऑफ थॉट कुछ और आधार दे रहा है और एक ग्रुप ऑफ थॉट कुछ और, जिसके तहत एक मत उसे बलपूर्वक दमन करने का अधिकार बताते हुए निम्न तर्क देता है। हालांकि प्रशा सर्व आयामी समृद्धता से परिपूर्ण है, अतः नेतृत्वकर्ता को अपने तरीके से एकीकरण करने की छूट है। प्रशा औद्योगिक आयाम में ऊपर उठ चुका है, उसका क्षेत्र बड़ा है, सैन्य शक्ति बड़ी है, तो प्रशा जैसे चाहे औद्योगिक एकीकरण करे। प्रशा की संसद जर्मनी का संसद बनती है, अतः वह इस अधिकार से परिपूर्ण है कि वह कैसे एकीकरण करे। फ्रैंकफर्ट संसद का दमन उदारवादी एकीकरण का मत का खंडन करता है। फ्रैंकफर्ट संसद खत्म होती है, अतः प्रशा का सैन्य समृद्धता, क्षेत्र बहुलता व योग्यता उसे बलपूर्वक एकीकरण का आधार देती है। क्योंकि प्रशा का राजा साम्राज्यवादी मत से प्रेरित था, अतः साम्राज्य विस्तार एकीकरण का बीजदाता होता। इस मत के तहत रक्त व लौह की नीति को नैतिक जिम्मेदारी के तहत बताते हुए निम्न तर्क देते हैं। हमारा ऊपर का 2 पोर्शन खत्म होता है, थर्ड पोर्शन आ जाता है ब्लड एंड आयरन की नीति पॉलिसी। साम्राज्य विस्तार मित्रता से ना होकर विध्वंस से ही होता है।
यदि कोई राष्ट्र विस्तार के लिए रक्त व लौह के अवयव को सक्षम बताता है तो उसी को आधार मानना चाहता है। जैसे मैंने आपको जापान का एग्जाम्पल बताया, वह सक्षम था इसलिए उसने युद्ध किया। इंग्लैंड, उसकी सक्षमता है तो उसे औपनिवेश बनाने के लिए सहायता दी। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। परंतु वो क्वेश्चन का हो गया थर्ड पार्ट। फिर हम रक्त और लौह की नीति के तर्क का खंडन कर रहे हैं। परंतु यदि देखें तो सफल राष्ट्र का निर्माण रक्त और लौह की नीति के बजाय सौहार्द और समन्वय की नीति से भी हो सकता है। वह प्रसा की जनता तो जर्मनी देवी के ही संतान है। होल जर्मनी जो है वो तो जर्मेनिया देवी के ही अंतर्गत है। और अगर बलपूर्वक दमन करोगे तो उन्हीं के संतानों को निगलेगी। आंतरिक विप्लव बाह्य आक्रांता का सहयोग से सजगता व समरूप खंडन का कारण बनती है। आप जैसे पूर्व मध्यकालीन भारत में, भारत का एग्जाम्पल ले लो, अर्ली मेडाइवल इंडिया, भारत की राजनीति बिखरी हुई थी, जिस कारण कितने बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। इसी से दिल्ली सल्तनत आता है और दिल्ली सल्तनत के बाद यही क्रम चलता है जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब राजनीति बिखरती है तब अंग्रेज आ जाते हैं। मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल इन्वेजन के लिए सहायता करती है। इसके बाद हम अपने निष्कर्ष पर आ जाएंगे। अतः प्रसा के अधिकार व इसके दीर्घकालिक प्रभाव को राजा व बिस्मार्क समझता है। वह आंतरिक एकीकरण तो कूटनीति का सहायता लेता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन का मॉडल आंसर। थैंक यू।